देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें के सामने मौजूद हो चले हैं। सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे, शंकराचार्य के कैंप पर हुए अटैक के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने लिया है बड़ा फैसला। बताएंगे 150 से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सुरक्षा में लगाए जाने वाले हैं। दोस्तों बताएंगे कौन कौन से कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र से पहुंचे हैं। दोस्तों इसी के साथ में डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर यूजीसी के नोटिफिकेशन के मामले को लेकर पहली बार बीजेपी के सांसद ने मोदी सरकार की नीति का किया है जोरदार तरीके का विरोध। बताएंगे क्या बोले हैं भाजपा के सांसद। और यूजीसी के मामले को लेकर आज लखनऊ में होने वाला है एक बड़ा आंदोलन। बताएंगे कौन से संगठन की ओर से यह आंदोलन बुलाया गया है और बैंकों के स्ट्राइक को लेकर भी पूरी अपडेट सामने आ रही है। दोस्तों साथ साथ एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि शंकराचार्य के अपमान और यूजीसी के बिल को लेकर आगे और बीजेपी के कई बड़े विकेट गिरेंगे, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर की जगह चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 18 जनवरी को ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेशानंद सरस्वती की पालकी को रोका गया और संगम के नोच पर स्नान करने से रोका गया, जिसके बाद जोरदार तरीके का बवाल जारी है दोस्तों। और तब से लेकर अब तक लगातार 9 दिनों से शंकराचार्य विरोध करने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं दोस्तों। यानी शंकराचार्य का एक तरीके से धरना चल रहा है और ऐसे में बड़े बड़े लोग आकर शंकराचार्य से मुलाकात कर रहे हैं और उनके पालकी को रोके जाने और उनके शिष्यों के साथ में दुर्व्यवहार की आलोचना की जा रही है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन ने आग में घी तब डाल दिया जब 19 तारीख को उनको नोटिस दिया गया और शंकराचार्य होने पर सवाल खड़ा कर दिया गया। तब से लगातार मामला जारी है दोस्तों। ऐसे में 24 तारीख की रात को एक अगला बड़ा बवाल होता है जब शंकराचार्य के कैंप के आसपास योगी आदित्यनाथ के समर्थन का बैनर पोस्टर लेकर विरोध करने के लिए बड़ी संख्या में गुंडे आ जाते हैं दोस्तों। और योगी आदित्यनाथ का अपने आप को समर्थक बताते हुए योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे लगाते रहते हैं। और क्योंकि शंकराचार्य के कैंप के आसपास आ गए थे दोस्तों, तो बवाल जोरदार तरीके का हुआ था और हाथ में इनके झंडा था जिसमें बड़े बड़े डंडे लगे हुए थे, जिससे कहीं ना कहीं उपद्रव मचाने की इनकी मानसिकता नजर आ रही थी। हालांकि इस पूरे मामले पर शंकराचार्य के समर्थकों ने इन सारे गुंडों को दूर में ही रोका और धक्का मुक्की के बाद स्थिति को बाद में पुलिस के द्वारा कंट्रोल किया गया दोस्तों। लेकिन शंकराचार्य की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र से आने वाले उनके काफी करीबी नेता पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने शंकराचार्य को फोन लगाया। शंकराचार्य से पूरे मामले पर घटनाक्रम की जानकारी ली गई दोस्तों। और इसके बाद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एमएलसी दीपक सिंह ने ऐलान किया कि वो शंकराचार्य का आशीर्वाद लेने के बाद फोन पर शंकराचार्य को आश्वासन दिया गया है कि दीपक सिंह अपने 150 समर्थकों के साथ में अमेठी से प्रयागराज के लिए 28 तारीख को रवाना हो रहे हैं और 28 तारीख को अपने 150 समर्थकों के साथ शंकराचार्य जी के पास पहुंचेंगे। वहां पर उनका आशीर्वाद लिया जाएगा। इसके बाद 3 ग्रुप बनाए गए हैं 50-50 कट्टर कांग्रेसियों के दोस्तों। और ये 50-50 के 3 ग्रुप कांग्रेस पार्टी के नेताओं का ग्रुप, कार्यकर्ताओं का ग्रुप, ये मिलकर 8-8 घंटे तक लगातार 3 पालियों में शंकराचार्य की व्यक्तिगत सुरक्षा और शिविर की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाएगा। यानी 50 कांग्रेसी कार्यकर्ता 8 घंटे तक शिविर की रक्षा करते रहेंगे, यानी कैंप के आसपास पूरी तरीके से सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। और उसके अगले 8 घंटे के लिए नया कांग्रेस पार्टी का 50 लोगों का ग्रुप आएगा दोस्तों। यानी 50 कार्यकर्ता फिर से आएंगे 8 घंटे तक प्रोटेक्शन देने के लिए। ऐसे ही लगातार चलता रहेगा। 3 अलग अलग ग्रुप 50-50 लोगों के सुरक्षा मुहैया करवाते रहेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों 50 लोगों का ग्रुप बनाकर कांग्रेस पार्टी के नेता ने तैयार करके कहीं ना कहीं ये उन लोगों को संकेत दे दिया है जो शंकराचार्य के कैंप के आसपास आकर हुड़दंग मचाने की कोशिश कर रहे थे, लाठी भाजने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब सामने उनको कट्टर कांग्रेसी नजर आएंगे और इसके बाद अगर आसपास भटके तो फिर कोई कांग्रेस पार्टी के 1-2 कार्यकर्ता नहीं है दोस्तों, 50 कार्यकर्ता सामने दिखाई देंगे। अगर आप भी मानते हैं कि अच्छी तैयारी की है कांग्रेस पार्टी ने और शंकराचार्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत जरूरी था, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर की जगह चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर शंकराचार्य से जुड़े मामले के बाद अब एक और मुद्दे पर बीजेपी बुरी तरीके से फंस गई है दोस्तों, और वो है यूजीसी का नोटिफिकेशन। ऐसे में यूजीसी के नोटिफिकेशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेता मैदान में उतरने लगे हैं दोस्तों। अब तक बीजेपी में तकरीबन 2 दर्जन के आसपास लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनन कुमार मिश्रा मैदान में उतरे हैं, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उन्होंने यूजीसी के नोटिफिकेशन पर बीजेपी सरकार को फटकार लगाई है दोस्तों। और सांसद मनन कुमार मिश्रा कहते हैं कि सबको समान रूप से न्याय मिलना चाहिए, यूजीसी को वापस लेना चाहिए, यानी यूजीसी का नोटिफिकेशन वापस होना चाहिए, क्योंकि देश में इसका बहुत विरोध हो रहा है। सवर्ण समाज के नेता जो खासकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हैं, वे लोग अब खुलकर अपनी सरकार की पॉलिसी का विरोध करने लगे हैं दोस्तों। हालांकि एससी एसटी और ओबीसी समाज के नेताओं ने भी यूजीसी की पॉलिसी वापस नहीं होगी इस तरीके का दम भरना शुरू कर दिया है और साफ तौर पर बोल दिया गया है कि अगर यूजीसी का यह नियम वापस लेकर आया गया, वापस लिया गया, तो फिर इसका जोरदार तरीके से विरोध करेंगे। यानी बीजेपी वाले खुद के नेताओं का विरोध झेल रहे हैं और दूसरी तरफ एससी एसटी और ओबीसी समाज के लोग भी अब खुलकर सामने आने लगे हैं और यूजीसी नोटिफिकेशन
वापस नहीं होगा, ये डंके की चोट पर बोला जा रहा है। अब देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी दोनों तरफ खाई है दोस्तों, इधर जाएगी तो भी गिरेगी और दूसरी तरफ जाएगी तब भी गिरेगी। ऐसे में एक और बीजेपी से जुड़ी बड़ी अपडेट आई है दोस्तों। सहारनपुर के अंदर यूजीसी के नए कानून के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के मंडल के उपाध्यक्ष सुरेंद्र मोहन कालरा ने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसे कार्यकर्ता रहे जो हर घर जाकर बीजेपी के लिए पोस्टर लगाया करते थे, झंडे लगाया करते थे, पार्टी के लिए सड़कों पर दरिया बिछाया करते थे। उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि वो राम मंदिर आंदोलन में शामिल थे। इस दौरान वो 8 दिनों तक जेल में भी बंद रहे। उन्होंने कहा कि मेरे पास अब कुछ भी विकल्प बचा नहीं है। पार्टी यूजीसी का नियम लेकर आई है और यूजीसी का नियम सवर्ण समाज के लोगों के खिलाफ है, इसीलिए मैं अपने पोस्ट से इस्तीफा दे रहा हूं। तकरीबन 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी में रहने वाले नेता ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ऐसे ही एक और बड़ी अपडेट उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आती है दोस्तों, जहां पर यूजीसी के कानून के विरोध में राजधानी लखनऊ के अंदर एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। 27 जनवरी यानी आज शाम को 4 बजे आंदोलन परिवर्तन चौक से शुरू होगा। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह ने कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरने का आह्वान किया है। दुर्गेश सिंह ने कहा कि यूजीसी कानून सवर्ण समाज के हितों के खिलाफ है और इससे समाज के अंदर असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि आंदोलन में सवर्ण समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे और सरकार के खिलाफ अपनी मजबूती से आवाज उठाएंगे। करणी सेना का कहना है कि आंदोलन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण होगा। यदि सरकार ने उनकी बातें नहीं मानी तो फिर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। यानी इससे पहले केवल शंकराचार्य के मामले को लेकर बीजेपी बैकफुट पर थी दोस्तों, लेकिन अब यूजीसी के नियम को लेकर भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया जा रहा है। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आंख बंद करके एक तरफा वोट छापने वाले समुदाय यानी जनरल कैटेगरी के लोगों को एहसास हो गया है कि बीजेपी का साथ देकर उन्होंने जो भ्रम पाला था वो भ्रम टूट गया। यानी टूटेंगे सबके भ्रम, आज नहीं तो कल। ये एक ऐसी बात है जो किसी ने भी बोला है दोस्तों, काफी सोच समझकर बोला है। आप लोग इसमें और क्या ऐड करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने यूजीसी के नियम का समर्थन करते हुए बीजेपी सरकार की जमकर तारीफ करते हुए सवर्ण समाज के हित में बीजेपी की केंद्र सरकार है, यानी जनरल कैटेगरी के हित में बीजेपी की सरकार काम करती है, इस तरीके का दावा करते हुए निशिकांत दुबे ने 10% आरक्षण वाली बातें कही थी, यानी ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को लेकर अपनी सरकार की पीठ थपथपाई थी दोस्तों। उस वक्त भी निशिकांत दुबे को लोगों ने निशाने पर लिया था और पूछा था कि हम लोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के नोटिफिकेशन का विरोध कर रहे हैं और आप 10% आरक्षण की बातें कर रहे हो। इस पर निशिकांत दुबे ने कोई जवाब नहीं दिया दोस्तों, लेकिन 2 दिन के बाद फिर से निशिकांत दुबे ने एक पोस्ट करते हुए कहा कि 2005 में सवर्ण गरीबों की स्थिति तक सीनो कमीशन कांग्रेस, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, डीएमके, बसपा, कम्युनिस्ट पार्टी ने बनाया। 2010 में 5 साल में जब रिपोर्ट आया तो सवर्ण समाज के बच्चों के हाथ में झुंझुना मिला। मोदी सरकार ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण देकर गरीबों को आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, प्रोफेसर और उच्च शिक्षा में भी आरक्षण देकर आगे बढ़ाया। जो काम करे उसी का विरोध, इस यूजीसी की भ्रांति भी लोगों के सामने आएगी और संविधान की धारा 14-15 पूरी तरीके से लागू होगा। काश इतनी आक्रामकता अल्पसंख्यक संस्थानों को मिले अधिकारों पर होता तो संविधान की धारा 25 से 29 तक पढ़ पाते। कुल मिलाकर दोस्तों, जनरल कैटेगरी के लोग जो विरोध कर रहे हैं उसी को आईना दिखाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे कर रहे थे दोस्तों। लेकिन निशिकांत दुबे के कमेंट बॉक्स में अगर आप जाकर पढ़ेंगे तो उसमें लोगों ने लिखा हुआ है कि निर्लज्ज फिर तू आ गया, यानी निशिकांत दुबे को पहले भी निशाने पर लिया गया था, फिर वो चले गए थे। 2 दिन के बाद अब वापस से आकर अपनी सरकार के फैसले को डिफेंड कर रहे हैं, तो अब जमकर आलोचना चल रही है। कमेंट में सबने जमकर खड़ी खोटी सुनाई और गद्दार बता दिया और कहा कि समाज और पूरे कुल के गद्दार हो तुम, जनरल कैटेगरी का होकर लोगों का ही अपने लोगों का ही विरोध कर रहे हो। और इस तरीके से पूरे कमेंट बॉक्स में जमकर निशाना साधा गया दोस्तों। और एक बात जो सब कॉमन लिख रहे हैं वो ये कि निशिकांत दुबे, तुम्हारा बेटा, तुम्हारे बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और हमारे बच्चे जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, इंडिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, उनके भविष्य को तुम्हारी सरकार ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। इस पर कोई जवाब नहीं दे रहे निशिकांत दुबे। अगर आप भी मानते हैं कि आप भाजपा के समर्थक ही भाजपा के नेताओं को निशाने पर ले रहे हैं और यही है बीजेपी के नेताओं का समर्थन करने वालों का भ्रम टूटना, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर उड़ीसा एक ऐसा राज्य है दोस्तों जहां पर केंद्र सरकार के लिए लोकसभा का चुनाव और राज्य सरकार के लिए विधानसभा का चुनाव एक साथ होते हैं। 2024 के चुनाव भी विधानसभा के और लोकसभा के एक साथ होते हैं। अब इसे लेकर एक रिपोर्ट छपी है। ये रिपोर्ट द फ्रंट लाइन में छापी गई है, यानी एक अखबार फ्रंट लाइन में छपी है और इस पूरे रिपोर्ट को लिखा है सीनियर जर्नलिस्ट एजाज अशरफ ने। दोस्तों, उन्होंने एक बड़ा दावा किया है उड़ीसा को लेकर। बताया कि नवीन पटनायक की स्थानीय पार्टी बीजू जनता दल की ओर से आरटीआई दाखिल करके पूरी रिपोर्ट मांगी गई और उसके बाद जो खुलासा हो रहा है चुनाव को
लेकर ये काफी चौंकाने वाला है। आपको बता दें कि जो रिपोर्टें आ रही है, बीजू जनता दल ने जो रिपोर्ट इकट्ठा की है, सबूत इकट्ठा किए हैं, उसमें भारी अनियमितता की खबर सामने आ रही है। बीजू जनता दल ने फॉर्म 17C और 20 का मिलान किया तो उसमें जमीन आसमान का अंतर निकल रहा है। यानी फॉर्म 17C जब वोट डल जाते हैं ईवीएम के अंदर तब इकट्ठा किया जाता है, यानी ये लिखा जाता है फॉर्म 17C में कि हर बूथ पर कितने वोट पड़े, और फॉर्म 20 में ये लिखा रहता है कि कितने वोट गिने गए, यानी कितने वोट पड़े और कितने वोट गिने गए। इस आंकड़े का जब मिलान किया गया तो पता चला कि फॉर्म 17C और फॉर्म 20 के बीच में जमीन आसमान का अंतर है। बीजू जनता दल ने एक प्रेस नोट इशू किया दिसंबर 2024 में और अनियमितता को लेकर जानकारी दी गई। यानी फॉर्म 17C और फॉर्म 20 के बीच में कई जगह पर बड़ा अंतर था, भारी अंतर था। इसके कई सारे उदाहरण दिए गए। दोस्तों, फुलवानी विधानसभा के अंदर बूथ नंबर 57 था जिसमें 682 वोट पड़े, यानी फॉर्म 17C पर 682 वोट लिखे हुए थे, लेकिन जब गिनती की बात आई तब फॉर्म 20 पर 0 लिखा हुआ था, यानी एक भी वोट इस बूथ पर नहीं पड़े, इस तरीके का दावा किया गया। इसके बाद एक और बूथ संख्या 165 की बात की गई, 219 की बात की गई। यहां पर भी फॉर्म 17C में टोटल 1444 वोट पड़े और एक भी वोट की गिनती नहीं की गई। इसके बाद बीजू जनता दल ने अपने सारे समर्थकों से फॉर्म 17C मांगा तो समर्थकों ने बताया कि उन्होंने फॉर्म 17C को सही से नहीं रखा था, यानी चुनाव के बाद उन्होंने हल्के में लिया था, तो फॉर्म 17C उनके पास नहीं है। इसके बाद आरटीआई दाखिल की जाती है तो फॉर्म 17C के नाम पर चुनाव आयोग और अधिकारियों से जब मांगा गया तो कोई भी फॉर्म 17C उपलब्ध नहीं करवा रहा है। दोस्तों, एकदम हल्के में लिया जा रहा है, प्रशासन के लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, जबकि फॉर्म 17C और 20 से पता चलता कि आखिर कितने वोट पड़े और कितने की गिनती हुई है। और जब अलग अलग विधानसभा में अनियमितताएं निकल कर आई है तो फिर सारे बूथ का हिसाब किताब होना चाहिए था, लेकिन फॉर्म 17C जब मांगा गया तो केवल प्रशासन ने 2 विधानसभा का उपलब्ध करवाया, एक फुलवानी का और दूसरा तलसारा का, और इन्हीं 2 जगह पर जब जांच पड़ताल की गई है तो भारी अनियमितता की खबर आई है। सवाल ये उठता है कि फॉर्म 17C उपलब्ध कराने में प्रशासन के लोगों को क्या जा रहा है, क्यों जानबूझकर इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि एक एक सबूत को इकट्ठा करके विपक्षी पार्टियों को एक साथ मैदान में उतरना चाहिए, क्योंकि चुनाव के दौरान कई सारी अनियमितताओं को लेकर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के मौके पर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पहली लाइन में नहीं बिठाए जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने नाराजगी जताई है। तमिलनाडु से कांग्रेस पार्टी के सांसद मणिकम टैगोर ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को रिपब्लिक डे के मौके पर पहली पंक्ति में नहीं बिठाए जाने को लेकर नाराजगी जताई और 2014 की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करते हुए दिखाया गया कि उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में थे और तब कांग्रेस पार्टी की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी को पहले लाइन में बिठाया था, पूरे सम्मान के साथ में मंत्रियों के बीच में बिठाया था। लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो लोकसभा और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको पहले पंक्ति में बिठाना तो दूर की बात, उनको 5वें 6ठे लाइन में बिठाया जाता है। जानबूझकर ऐसा किया जाता है ताकि दोनों नेताओं का अपमान किया जाए। ऐसे में जब राहुल गांधी रिपब्लिक डे या फिर 15 तारीख को लाल किले पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल नहीं होते तो भाजपा के लोग कहते हैं कि उनको देश की प्रगति पसंद नहीं है और देश के विकास को नहीं देख सकते, इसलिए नहीं आ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को 5वें लाइन में बिठाकर जानबूझकर बेइज्जती किया जाता है। अगर आप भी मानते हैं कि इससे भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मानसिकता सबके सामने उजागर होती है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय सिंह ने यूजीसी को लेकर नाराजगी जताई है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर संजय सिंह ने नरेंद्र मोदी से इस पूरे मामले पर चिंता करने के लिए और यूजीसी का नोटिफिकेशन वापस लेने के लिए बोला है। बीजेपी के ये एक और बड़े नेता है दोस्तों, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के यूजीसी नोटिफिकेशन के विरोध में उतर आए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी नेता की बात को सुनने को तैयार नहीं है और अगर बीजेपी वाले सुनेंगे तो फिर विपक्ष के लोग नहीं छोड़ेंगे और दोनों तरीके से भाजपा फंस चुकी है। आप लोग 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ज्यादा होशियारी दिखाना कभी कभार बड़ा नुकसान पहुंचाता है और इसका ये जीता जागता उदाहरण है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण सम्मान दिए जाने को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के नेता इस फैसले को महाराष्ट्र के सम्मान और भावनाओं के खिलाफ बता रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कोश्यारी के कार्यकाल के दौरान संवैधानिक पोस्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाने और राज्य की जनता की भावना को गहरा आहत पहुंचाने के मामले को लेकर सबको सारी घटना याद दिलवाई है और कहा है कि उनके शासनकाल के दौरान हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि वो खुद एक सामाजिक संस्थान से
मिलने वाले सम्मान को ठुकरा देते हैं, क्योंकि सम्मान कोशियारी के माध्यम से दिया जा रहा था। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष और लोकसभा के सांसद वर्षा गायकवाड़ ने आरोप लगाया कि बीजेपी का इतिहास महाराष्ट्र के महान नेताओं और सामाजिक सुधारकों का अपमान करने से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि कोशियारी ने छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जैसे महान विभूतियों का अपमान किया था। ऐसे व्यक्तियों को पद्म भूषण सम्मान नहीं देना चाहिए, यह महाराष्ट्र के लिए अपमानजनक होगा। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर महाराष्ट्र से एक ऐसी अपडेट सामने आई है जिससे पता चल रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ साजिश रचने वाले लोगों को जब तक आईना नहीं दिखाया जाएगा तब तक ये लाइन पर नहीं आएंगे। दरअसल हुआ ये कि बीते दिन महाराष्ट्र के अंदर गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन चल रहा था। ऐसे में सुबह से ही मंत्री, पालक मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न यानी अलग अलग स्थानों पर झंडा फहराया और रिपब्लिक डे मनाया। इस दौरान नासिक के अंदर उत्सव में उस वक्त एक बड़ा मोड़ आ गया दोस्तों, जब बीजेपी सरकार के मंत्री गिरीश महाजन के भाषण के दौरान अचानक हंगामा हो गया। दरअसल रिपब्लिक डे के मौके पर मंत्री गिरीश महाजन के भाषण के दौरान एक महिला पुलिसकर्मी ने इस बात का विरोध किया कि गिरीश महाजन के भाषण के दौरान उन्होंने जानबूझकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं लिया। जैसे ही महिला पुलिसकर्मी के द्वारा यह आरोप लगाया गया दोस्तों, आसपास खड़े सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट कर दिया गया और उसके बाद महिला पुलिसकर्मी को वहां से बाहर ले जाया गया, क्योंकि भाषण के बीच में उन्होंने मंत्री को एक्सपोज कर दिया था। इसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं लिए जाने पर बाहर किए गए महिला पुलिसकर्मी के द्वारा बाहर भी आकर मीडिया से बात करते हुए साफ शब्दों में बोल दिया गया कि चाहे तो मुझे सस्पेंड कर दो, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसके बाद उन्होंने बोला कि जब तक उनका नाम नहीं लिया जाएगा, माफी नहीं मांगेंगे, तब तक मंत्री के खिलाफ मैं विरोध करती रहूंगी। इसके बाद दोस्तों जब मंत्री से पूछा गया तो बाद में मंत्री को एहसास हो गया कि पुलिसकर्मी जो महिला थी उन्होंने सही विरोध किया है और गिरीश महाजन को पता चल गया कि अब वो सबके सामने एक्सपोज हो गए हैं कि उनकी कैसी मानसिकता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम जानबूझकर भाषण में नहीं ले रहे हैं। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी गलती मान ली है दोस्तों, लेकिन महिला पुलिसकर्मी माधवी जाधव इस पूरे मामले को लेकर काफी चर्चा में बनी हुई है दोस्तों। उन्होंने साफ तौर पर बोला कि मुझे चाहे जो करना हो, काम करना हो, मैं करूंगी, लेकिन मुझे निलंबित होने का भी कोई डर नहीं है। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उनके उत्साह और अपनी पहचान के लिए लड़ाई को लेकर अब पूरे प्रदेश भर के अंदर उनकी जमकर तारीफ हो रही है दोस्तों। दो शब्द माधवी जाधव के बारे में जरूर लिखिएगा, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक बड़े समाज के लिए उनके पहचान से जुड़े हुए हैं और ऐसे में अगर कोई किसी बड़े समाज के लोगों के पहचान का अपमान करेगा तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और मंत्री को कहीं ना कहीं एहसास करवाया गया। हालांकि मंत्री की मानसिकता अभी भी बदलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस के मंत्री और पार्टी के अन्य विधायकों के बीच में विवाद को रोकने के लिए पार्टी की ओर से कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। 5 विधायक शिकायत को लेकर दिल्ली आए थे, जहां से लौटने के बाद उन्होंने कुछ और विधायकों का नाम भी लिया है। उन्होंने बताया है कि 2-3 विधायक व्यक्तिगत कारणों से दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं। इन विधायकों के द्वारा रामगढ़ के विधायक ममता देवी और 2 अन्य विधायकों का नाम भी लिया गया। कांके के विधायक सुरेश बैठा ने कई जिला के अध्यक्षों की भी शिकायतें की है दोस्तों। 5 विधायकों ने पार्टी के तमाम सीनियर नेताओं से अपनी शिकायत की है। सुरेश बैठा ने मीडिया से बात करते बताया कि विधायक ममता देवी को भी जाना था, लेकिन संगठन के कार्यों में व्यस्तता के कारण वो नहीं आ पाई। इन विधायकों ने आरोप लगाया कि जो मंत्री हैं पार्टी के, वो विधायकों पर कोई ध्यान नहीं देते और विकास कार्य के लिए अपने विधायकों की नहीं सुनते हैं, यानी मंत्री होकर विधायकों की कोई सुनवाई नहीं चल रही है। इस पर पार्टी आला कमान ने संज्ञान लेते हुए अब मंत्रियों को दिल्ली बुलाने का मूड बना लिया है दोस्तों। जल्द दिल्ली बुलाए जाएंगे सारे झारखंड के कांग्रेस पार्टी के मंत्री और पूछा जाएगा कि आखिर क्यों विधायकों के विकास कार्य में उस तरीके से सहयोग नहीं किया जा रहा जैसा किया जाना चाहिए, क्योंकि मंत्री के पोस्ट पर बैठे हुए हैं। अब देखते हैं इस पूरे मामले पर आगे क्या नई जानकारी आती है दोस्तों। सारी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ में बीते दिन रिपब्लिक डे के मौके पर कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार के विजय शाह, जिसने सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया था, यानी सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानी बताया था और ऑपरेशन सिंदूर के ऐलान के वक्त जो बयान आया था सोफिया कुरैशी का, उसी पर विजय शाह ने विवादित बयान दिया था दोस्तों, जिसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया और कई दिनों तक मामले को टाला गया। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की मध्य प्रदेश सरकार से 2 सप्ताह के अंदर इस पर कोई कड़ा एक्शन लेने के लिए बोला, लेकिन अभी तक बीजेपी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है। पहले माना जाता है कि रिपब्लिक डे पर जो झंडा फहराने का कार्यक्रम होता है उसमें इस मंत्री को नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद बुलाया गया दोस्तों। इससे पता चलता है कि बीजेपी के लोग जानबूझकर अपने मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इनडायरेक्ट तरीके से भाजपा सरकार, बीजेपी का पूरा प्रशासन ऑर्गेनाइजेशन अपने मंत्री का सपोर्ट कर रहा है। सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान पर कार्रवाई नहीं करना बीजेपी सरकार की मानसिकता को जगजाहिर करता
है, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और अब ये झंडा फहराते हुए भी तस्वीरें शेयर करने लगे हैं, यानी एक और देश के तिरंगे का सम्मान करने का दावा करते हुए तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और दूसरी ओर देश की बेटी सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादित बयान देते हुए मुस्लिम समाज के प्रति घृणा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर यूपी के प्रयागराज के अंदर मौनी अमावस्या पर हुए विवाद के बीच ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेशानंद सरस्वती का अनशन 9वें दिन भी जारी रहा। गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्होंने शिविर के बाहर ही ध्वजारोहण किया और झंडा फहराते वक्त उनके साथ में उनके शिष्य, अनुयायी और श्रद्धालु तीनों मौजूद थे और भारत माता की जय के नारे लगाए गए। झंडा फहराते वक्त थोड़ी देर के लिए अनशन से उठे थे, उसके बाद वापस से अनशन वाली जगह पर पहुंच गए। लगातार 10 दिनों से उनका अनशन जारी है दोस्तों और बीजेपी सरकार इस पूरे मामले में अभी संज्ञान नहीं ले रही है। मामले को बार बार इग्नोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन स्वामी अभिमुक्तेशानंद सरस्वती से जुड़ा ये मामला धीरे धीरे करके और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। साथ साथ दोस्तों बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक बयान आया है। सम्राट चौधरी कहते हैं कि जिस पुलिसकर्मी को हथियार चलाना नहीं आता उसको इस्तीफा देकर घर वापस लौट जाना चाहिए, यानी बिहार पुलिस के लोगों को हथियार चलाने के लिए बोला जा रहा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पुलिस को जो चेतावनी दी है, इस पर अब अलग अलग तरीके की चर्चाएं हैं दोस्तों। सवाल ये उठता है कि पुलिस वालों को हथियार चलाना आना ही चाहिए। ये बयान देकर वो क्या दर्शाना चाहते हैं? क्या हथियार के बल पर बिहार को चलाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें तेजस्वी यादव बिहार के अब वापस से राजनीति में लौटे हैं दोस्तों। तेजस्वी यादव तकरीबन 3 महीने के बाद बिहार की राजनीति में वापसी करते हुए अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगे की लड़ाई के लिए तैयार रहने के लिए बोलते हैं। तेजस्वी यादव ने सत्ताधारी एनडीए गठबंधन की सरकार की नीति पर जोरदार तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपरीत सामाजिक, विपरीत आर्थिक और विपरीत संवैधानिक नीतियों के कारण देश आज पिछड़ता जा रहा है, चिंताजनक स्थिति बन चुकी है। उन्होंने रिपब्लिक डे के मौके पर ध्वजारोहण करते हुए यानी झंडा फहराते हुए कहा कि संविधान की मूल भावना पर पूरी तरीके से ठेस पहुंचाया जा रहा है और तानाशाही ताकतें मजबूत होती जा रही है और संविधान कमजोर होता जा रहा है। हम सब लोगों को संविधान की रक्षा के लिए हमेशा से आगे तत्पर होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। साथ साथ दोस्तों क्या लेफ्ट पार्टी में जाएंगे कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर? इस तरीके की चर्चाओं को लेकर सीपीआईएम पार्टी के केरल के सचिव एमबी गोविंदन ने कांग्रेस पार्टी के सांसद के वाम दलों से बातचीत की खबर को सिरे से खारिज कर दिया है। इसे काल्पनिक और आधारहीन बताया गया है। वैसे भी कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर जो नाम के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता है, वैसे तो कांग्रेस पार्टी को कमजोर करना इनका काम रहता है। ऐसे में अब शशि थरूर कौन सी पार्टी में जाएंगे ये कह पाना ज्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों। सबको पता है कि आज नहीं तो कल गाहे बगाहे भारतीय जनता पार्टी का ही झंडा थामेंगे। ये केवल चर्चाएं हैं कि वो लेफ्ट पार्टी में जाएंगे, फलाना पार्टी में जाएंगे और सबको पता है कि आखिरकार अंततोगत्वा क्या होगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत देना।